हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर इस टाइम पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट है और आज इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पोस्ट वेस्टफेलिया हम पढ़ेंगे। बाकी की इस टॉपिक की 4 क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो अटेंड नहीं करी हैं तो आप वहाँ से जाके उनको अटेंड कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों को पीछे अभी वेस्टफेलिया प्री वेस्टफेलिया पढ़ाया आपको मैंने अभी। उसमें आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। 1648 में ये ख़त्म हो गया था। 1618 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद पोस्ट वेस्टफेलिया आया। पोस्ट वेस्टफेलिया का मतलब ही ये आ रहा है कि मतलब इसके बाद क्या हुआ। वेस्टफेलिया की जो वो हुई पूरी वॉर चली 30 साल की, उसके बाद क्या हुआ। ओके, सो अब हम पोस्ट वेस्टफेलिया में सबसे पहले इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे, क्योंकि अब ये वेस्टफेलिया के बाद का है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या चीज़ें उससे मतलब उभरी, देश में पूरी दुनिया में क्या क्या हो गया था, वो सब इसमें बताया जाएगा। तो इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आए। इसमें काफ़ी सारी ट्रीटरीज हुई, संधियाँ हुई और सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो क्रांति हुई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा क्रांति कब हुई थी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। आप लोगों ने 12th में उसको पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको, हिस्ट्री में याद करिए। ओके, सो इसमें इन्होंने ये बताया है कि पोस्ट वेस्टफेलियन का जो डेवलपमेंट हुआ था वो किस वजह से हुआ था। रिवॉल्यूशंस हुए थे, स्टेट नेशंस, बहुत सारे स्टेट नेशंस आ गए थे। मतलब यूरोप जो है वो भी अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में बंट गया था। ठीक है, सो अब आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया था, पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बताया है कि जो पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें देश को, राज्य को ही देश बोला जाता है। ठीक है, राज्य बोलो, देश बोलो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जब हुए, यहाँ पर राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया, संप्रभुताएं आ गई और काफ़ी इतने चेंजेस हो गए थे, लोगों को फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, क्योंकि पूरे 30 साल का जो युद्ध चला था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुए थे। इसमें फिर आगे चल के बहुत सारी संधियाँ हुई, संधियों की वजह से इसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ और वो संधियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली हुई थी ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट 1713 में हुई थी। इस ट्रीटी का सबसे मेन काम बैलेंस ऑफ पावर को संभालना था। जो पावर थी जो बढ़ चुकी थी, जैसे आप लोग ने पीछे पढ़ा कि कैथलिक्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, वो कहते थे हमें मानो, और प्रोटेस्टेंट उनके विरुद्ध में अपने आप को हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। 30 साल तक ये धर्म का युद्ध चलता रहा, जिसने पॉलिटिकल रूप भी ले लिया था। तो इस ट्रीटी में बैलेंस ऑफ पावर को संभालने की एक बहुत ज़्यादा मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई। इस ट्रीटी में ही देखा गया, 1713 में हुई थी, कि कैसे कहाँ कहाँ की पावर्स को, मतलब कोई पावर अपना किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा, किसी का गलत, उस पावर का यूज़ गलत नहीं कर रहा या किसी को अपने कब्जे में नहीं ले रखा। इस ट्रीटी का काम ये सब देखना था। वो ये इस ट्रीटी से ये पता लगता था कि यूरोप की, जाहिर है जो वेस्टफेलिया जो ये संधि चली, वो वर्षीय युद्ध चला था, 30 वर्षीय युद्ध, ये उसमें यूरोप में चला था और सबसे मेन जो इसका सेंटर था वो जर्मन था। तो इसमें जो बहुत सारे राज्य थे उनमें बीच में कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट ऐसे सब मिलकर रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पूरी कैथलिक्स की बन गई या एक जगह प्रोटेस्टेंट की हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो उसमें उन लोगों ने इस ट्रीटी की वजह से ये देखा कि वहाँ पे रहते हुए कैथलिक्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट को कोई हानि तो नहीं पहुँचा रहे, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। इस ट्रीटी में उन प्रोटेस्टेंट्स को इतना फ़ायदा हुआ, वो कैथलिक्स के जो रौब था उससे बचकर रहते थे। वो अब बिल्कुल इक्वल रहने लगे थे कि हाँ जी, अब हमारा भी एक देश है, एक राज्य है, हमारी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद वियना कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में ये ट्रीटी हुई। इसमें भी मतलब इसका भी मेन काम जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का ही देखना था। अब ये जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और उस टाइम मतलब जो इसकी कैपिटल थी,
तो अब इसका काम मतलब ये हो गया था, इसको जब कैपिटल मानते हैं। अब देखो जैसे इंडिया की जो दिल्ली है वो कैपिटल है, सेंटर है, तो यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, देखे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ काम होता है। तो सेम यहाँ पर भी सेम वही काम था, इन लोगों का काम भी यही था कि बैलेंस ऑफ पावर को संभालना। वो ये देखते थे कि कहीं कोई नुकसान ना हो, किसी पावर का कोई गलत यूज़ ना हो रहा हो, या कोई भी ऐसा शख्स जो पावर का गलत यूज़ करने जा रहा हो, या किसी को अपने ग्रुप में ऐड कर ले कि हाँ जी हम भी, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम ये करेंगे। तो उस सब का इनका ध्यान रखना था। ऐसी ट्रीटी ऑफ पेरिस और बहुत सारी ऐसी संधियाँ हुई, जिनमें से 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप ये लिखिएगा ज़रूर पेपर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इनमें जो था ना, इनका काम सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर को संभालना था। उसके बाद जो नेशनल, जो मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता थी और राष्ट्रीय राज्य थे, इन सब की बातें भी बहुत आगे बढ़ने लगी थी कि यार अब ना बस एक अलग से अब हमारे राज्य होने चाहिए। ये नहीं कि कैथलिक्स के अंडर में सब कुछ चल रहा था कि वही चलता रहेगा, अब ऐसा नहीं होगा। सो इन्होंने इसके आगे करते करते इसको एक बिल्कुल मतलब नेशन स्टेट बना दिया, एक राष्ट्र राज्य बना दिया। और फिर उसके बाद आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, ये रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये सब सुधरा, डेवलपमेंट हुए। इसके आने के बाद जो संप्रभुता थी वो आए, और फिर इसके साथ जो कैथलिक्स थे उनकी पावर वो सब खत्म होती गई। उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया गया कि जैसे वो प्रोटेस्टेंट्स को रखते थे ना, बिल्कुल नीचा गिरा हुआ कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम हमारी मर्जी से जियो, हमारी मर्जी से मरो, ऐसा बिल्कुल सेम उनकी हालत वैसी होने लगी थी। क्योंकि जाहिर है अब जब तुम किसी पे यार इतना वो करोगे, इतना उनको तड़पाओगे, तरसाओगे, तो जब उनकी बारी आएगी तो वो भी बदला लेंगे ही लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो प्रोटेस्टेंट भी पीछे नहीं हटते थे। जब कैथलिक्स की पावर्स ख़त्म होती जा रही थी, बैलेंस ऑफ पावर इन ट्रीटीज़ की वजह से जब बैलेंस ऑफ पावर संभल रही थी, तो प्रोटेस्टेंट ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। और इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कैथलिक्स को वो याद दिलाया जो वो उनके साथ करते थे, अपने आप को ज़्यादा बनना, दिखाना कि भाई हम ऊपर वाले ईश्वर के मुकाबले हैं, बल्कि उसको भी ना कुछ कहना कि नहीं ईश्वर कुछ है ही नहीं, हम ही ये सब कुछ है, हमें मानो। फिर भी काफ़ी सारे प्रोटेस्टेंट बहुत नरम दिल के थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि चलो कोई ना, अब जो हो गया, अब तुम लोग मिलकर रहो, आपस में सही रहेंगे सब। सो उसके बाद फिर लिबर्टी आई, इक्वेलिटी आ गया। ठीक है, अब जब देखो यार, जब इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सही होता जा रहा है, तो लिबर्टी भी आएगी और ये इक्वेलिटी भी आएगी। इक्वेलिटी आने से सब इक्वल हो गए। उस टाइम पे आपने देखा होगा और हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कितने चेंजेस भी हुए थे। मतलब उस टाइम से ही औरतों को भी सम्मान मिलना, उनको उनकी इक्वेलिटी के बेस पर बात होने लगी थी। उस टाइम से, कब की बात हो रही है, ये 1700 की बात हो रही है ये। सो उस टाइम से अब तक इस कर, जैसे 1856 में लास्ट ट्रीटी हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इसके बाद भी बहुत सारी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। सो इन्होंने ना इसमें मतलब एक लिबर्टी और इक्वालिटी का भी एक उदय कर दिया था कि हाँ जी अब सब इक्वल है, अब कुछ भी नहीं खत्म होगा, ना कोई किसी पे आक्रमण करेगा और ना कोई किसी पे अपना हुक्म चलाएगा। ओके, फिर नेशनलिज्म का उदय भी हो गया और राष्ट्रवाद का, और यूरोप जो था वो छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया था। अब सब अलग अलग हो गए थे, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टेंट बहुत ज़्यादा जो अच्छे थे, अच्छे ख़ानदान से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। सो उन लोगों ने ना यूरोप में अपने अलग अलग राष्ट्र राज्य बना लिए थे कि भाई हम अब अलग कर दो, हमें नहीं रहना इनके साथ, ये जो हैं वो रहेंगे, हमें अलग कर दो। तो उस वजह से यूरोप में ना सॉरी, यूरोप में बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हो गया था। ओके, सो ये तो था पोस्ट वेस्टफेलियन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन ट्रीटीज़ की वजह से हुआ। उसके बाद क्या क्या आ गया, नेशनलिज्म आ गया, लिबर्टी आ गई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इक्वालिटी मिली और संप्रभुता मिली, इन सब की वजह से डेवलपमेंट हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं पोस्ट वेस्टफेलियन ग्लोबल ऑर्डर, पोस्ट वेस्टफेलिया का जो वैश्विक आदेश था। देखो, पोस्ट वेस्टफेलियन ग्लोबल ऑर्डर से एक नॉर्मल सी बात समझ में आ रही है कि पूरी दुनिया में इसका मतलब एक प्रभुत्व सा, एक मतलब इम्पोर्टेंस सी हो गई थी। पोस्ट वेस्टफेलियन एक इतनी बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स की, वो इसकी ही वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए, तभी इसको इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी मेन टॉपिक रखा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है, और इसमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे रही है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिस्टम जो था, यूरोप यूनियन जो था, इनको बहुत बढ़ावा मिल गया। इंटरनेशनल रिलेशन में यूएन जैसी जो संस्थाएं थी,
इन सबको इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला, ये लोग शांति स्थापित करने में फिर आगे बढ़ सके। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पर इनको इतना बढ़ावा नहीं था, लेकिन इनको इतनी सी, बस इतनी सी इम्पोर्टेंस मिल गई थी जिसकी वजह से ये हाँ सोचने लायक समझने लायक हो गए थे। कौन? ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी ये जैसे WTO है, UNSC है, UEA, IMF है, WB है, वर्ल्ड बैंक जो है, वो आगे मैं आपको ही बता दूंगी, डोंट वरी। सो इन लोगों ने ना मतलब इतना सोचना समझना शुरू कर दिया था कि यार हाँ दुनिया में शांति ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग मरने कटने से बच रहे हैं, उनका घर नहीं उजड़ रहा है, उनका खाने पीने को मिल रहा है। क्योंकि जो ये 30 वर्षीय युद्ध चला था इसमें बहुत सारे नुकसान हो गए थे, लोग बेरोज़गार हो गए थे, सब खत्म हो गया था, लोगों ने अपनी फैमिलीज खो दी, अपने फ्रेंड्स खो दिए, सबको खो दिया था। क्योंकि जाहिर है जो आता था वो मरता था, जो लड़ाई में आगे बढ़ता था वो तो जाहिर है कोई मरता था कोई जीतता था। सो इसमें इन जैसी चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिला। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, वर्ल्ड बैंक, WB, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिस्टम, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। इनकी वजह से ही अब आगे जैसे आप उसमें बाकी सब्जेक्ट्स में पूंजीवाद वगैरह पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया, मॉनेटरी फंड्स को मिल गया, वर्ल्ड बैंक को भी हो गया कि वर्ल्ड बैंक हाँ अब काम करने लगा था, पैसा उसमें होने लगा था, लोगों की मदद करने लगा था, इससे बहुत सारे ना फ़ायदे होने लगे थे। ओके, सो अब इसका जो है इन सब में भी बहुत चेंजेस आए और इन सब की वजह से भी बहुत चेंजेस आए। क्योंकि जब जाहिर है वर्ल्ड बैंक की हालत सुधरेगी तो देश की हालत भी सुधरेगी, वो हेल्प करने लायक रहेगा, वो आगे पैसे देने लायक रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इतना इजाफा मतलब बढ़ावा हो गया और जिसकी वजह से ट्रेड बहुत मतलब ये सब काम बहुत चलने लगे, लोगों ने अपना फ़ायदा, दूसरों का फ़ायदा सब कुछ देखना शुरू कर दिया। ये नहीं कि कैथलिक्स की तरह सब मतलबी और ये ऐसे बने हुए थे कि भाई हमें मानो हम ही है, हमें तुम्हें खाने को देंगे, हमें तुम्हें पहनने को देंगे, जीना भी हमारी मर्ज़ी से, मरना भी हमारी मर्ज़ी से। ये तो कहीं का तुक नहीं होता यार। तुम नॉर्मल मतलब इंसान हो और तुम ऐसे बोलो तो कोई भी नहीं मानेगा। हालांकि उस टाइम तक लोगों में इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्रिस्टीन 14 थे और चार्ल्स डेली, ये सब मैंने आप लोगों को जो पीछे भी पढ़ाए हैं, उन सब की मदद से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, उनकी वजह से ये वॉर रुकी थी। और मतलब उनका एक तरीके से सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ते तो अभी तक ये 30 ईयर से ज़्यादा लंबा वॉर हो जाता। हो भी सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने तक या उसके बाद तक ये चलता रहता। ठीक है, इस सब में जब बढ़ावा हो गया, अब देखो यहाँ पर ये पोस्ट वेस्टफेलियन का मतलब ही यहाँ पर ये आ रहा है कि सब कुछ सही हो गया भाई, अब सब खत्म हुआ है। जब 48 में ख़त्म हो चुकी है वॉर, उसके बाद ये सारी ट्रीटी हुई, उसके बाद सब कुछ सही हो गया। क्योंकि 48 में भी बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, संधियाँ हुई थी, तभी ये रुका था। उसके बाद अब इसका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या आता है? देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो में बताया था कि बहुत बहुत कम चीज़ों के निष्कर्ष निकल पाते हैं, कंक्लूजन, क्योंकि उन पर अभी भी बहसें चलती रहती हैं। अब जब ये वॉर 30 ईयर का ख़त्म हो गया था, कब हुआ था? 1648 में। तो इसका निष्कर्ष ये निकला, कैथलिक्स जो थे वो हार गए, उनके चर्च जो अपना मानते थे, जिन पर उन्होंने हड़प रखे थे कि भाई ये हमारे हैं, ये हमारी जगह है, ये हमारी ज़मीन है, उन सबको आम लोगों में बांट दिया गया और या फिर उन पर चर्च खोल दिए गए और इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, कन्वेंशन, ये सब चीज़ें लागू हो गई। ओके, अब ये टॉपिक जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो 7 नवंबर सैटरडे को होगी और आप इसके नोट्स बना लीजिए। देखिए, पोस्ट वेस्टफेलिया और ये प्री वेस्टफेलिया दोनों टॉपिक एक साथ हैं, इनके नोट्स साथ ही बनेंगे, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। सिलेबस में अलग अलग करके दे रखे हैं बिकॉज ऑफ पढ़ाने की वजह से, कि टीचर्स एक साथ नहीं संभाल पाते कभी कभार, तो उन्होंने अलग अलग करके दे दिए। ओके, लेकिन है एक ही चीज़। आप इनके नोट्स बनाओ और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया या किसी फिलोसफर का नाम आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।